नमस्कार दोस्तों। आज द हिंदू में जलवायु परिघटनाओं और खाद्य सुरक्षा के बीच के अंतर संबंधों पर चर्चा की है। इसमें बताया गया है कि कैसे जलवायु परिघटनाएं जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, एल नीनो, ग्लोबल वार्मिंग खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं और हमें खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कैसे अनुकूलन योजनाएं लानी होंगी। हमें क्या करना होगा कि हम हमारी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। तो इन्हें वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले इसमें दो टर्म्स को यूज किया गया है, एक है ब्लू वाटर और एक है ग्रीन वाटर। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्लू वाटर क्या है। ब्लू वाटर ऐसा जल है जो नदियों में, झीलों में, तालाबों में, आपके रिजर्वोयर्स में और ग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है। इसी का उपयोग हम सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए करते हैं। तो ऐसे जल को हम ब्लू वाटर कहते हैं। जबकि ग्रीन वाटर ऐसा जल है जो मृदा में संचित होता है, जो वर्षा से प्राप्त होता है और मिट्टी के जो कण हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वहां संचित हो जाता है। इसको हम इस डायग्राम से देखेंगे। देखो, अगर ये प्लांट है, ये सॉइल है, तो सॉइल में आपकी क्या है, प्लांट की जड़ें हैं और ये जड़ों पर छोटे छोटे रंध्र, छोटे छोटे रोम होते हैं जो क्या करते हैं, पानी को शोषित करते हैं मिट्टी में से। तो वो कौन सा जल है? तो अगर ये मैं मिट्टी को लूं तो इसमें ये जो आपको इस कलर के, ब्राउन कलर के जो नजर आ रहे हैं, ये सॉइल के पार्टिकल, मृदा के कण हैं। लेकिन इनके बीच में आपको देखो स्पेस नजर आएगा और इस स्पेस में आपको यहां नजर आ रहा है वाटर, जल। और इसी जल का उपयोग करते हैं पौधे। तो जो मृदा, जो मिट्टी है, उसके जो कण हैं उनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसमें जो जल अवस्थित होता है उसे बोला जाता है जो मृदा जल। और इसी मृदा जल का उपयोग करते हैं प्लांट, और इस वाटर को कहा गया है ग्रीन वाटर। तो दो शब्द हैं, एक ब्लू वाटर और एक ग्रीन वाटर। तो पूरे आर्टिकल में ब्लू और ग्रीन वाटर पर ही डिस्कस किया गया है। तो ये तो था आपके दो तरह के जल। अब आगे देखते हैं कि क्या प्रभाव है। तो इस आर्टिकल में वो कहता है कि एल नीनो का प्रभाव है, कि एल नीनो किस तरह से हमारी फूड सिक्योरिटी को प्रभावित कर रहा है। तो इसमें बताया गया है कि एल नीनो का क्या क्या प्रभाव है। देखो, एल नीनो की वजह से क्या होता है, मॉनसून देर से आता है, मॉनसून देर से आएगा। दूसरा, मॉनसून देर से आने की वजह साथ साथ साउथ वेस्ट मॉनसून है, जो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून है, वो कमजोर हो जाता है, जिससे वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। तीसरा, जब वर्षा की मात्रा कम होगी तो हमारा टेम्परेचर भी तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तापमान बढ़ने लगता है, हीट स्ट्रेस होने लगता है। और तापमान बढ़ेगा और वर्षा की मात्रा कम होगी तो सॉइल में, जो अभी हमने वाटर देखा था, सॉइल मॉइस्चर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉइल मॉइस्चर। तो सॉइल मॉइस्चर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात अगर मैं यूं कहूं, इसकी वजह से जो मिट्टी में जो जल था, जिसे हमने अभी बोला था ग्रीन वाटर, वो भी कम हो जाएगा। तो एल नीनो इस रूप में प्रभावित करता है साउथ वेस्ट मॉनसून को और भारत को। लेकिन इसका क्या प्रभाव होगा, उसने दो भागों में बांट के दिया है कि खरीफ के सीजन पर क्या प्रभाव होगा और रबी के सीजन पर क्या प्रभाव होगा। तो अगर हम खरीफ के सीजन की बात करें तो खरीफ का जो सीजन होता है, खरीफ की फसलें ये जून में बीज जाती हैं, या जून में इनकी बिजाई की जाती है और अक्टूबर नवंबर के आसपास इनकी कटाई कर ली जाती है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अर्थात एक तरह से अगर मैं कहूं, जो खरीफ की फसलें हैं, एक वर्षा काल की फसल है या मॉनसूनी फसल है। तो जब हमारा एल नीनो की स्थिति होगी तो ये खरीफ की फसलें कैसे प्रभावित होंगी। देखो, खरीफ की फसल में दो तरह की फसलें होती हैं। एक ऐसी होती हैं जो इरिगेटेड एरिया में होते हैं, जहां पर सिंचाई की जाती है। तो एक तो कृषि हो रही है इरिगेटेड एरिया में, सिंचित क्षेत्रों में, और दूसरी जो सिंचाई जो हो रही है कृषि, वो होती है रेन फेड एरिया में, रेन फेड एरियाज। तो रेन फेड एरिया कौन से होते हैं? ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई नहीं की जाती, केवल वर्षा के जल पर ही कृषि की जाती है। तो ऐसे एरिया को बोला जाता है रेन फेड एरिया। और भारत में जितने क्षेत्र पर कृषि होती है उसका लगभग 50% इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रेनफेड में। और इन क्षेत्रों में मोटे अनाज, मिलेट्स जो होते हैं, उसकी कृषि कृषि की जाती है। साथ ही में ये कुकिंग ऑयल के लिए, जो हम खाना बनाने में जो तेल यूज करते हैं, उनके में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये रेनफेड एरिया है, ये तो पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, ये पूरी तरह से वर्षा पर ही डिपेंड है। अगर मैं इसे कहूं, ये पूरी तरह से आपके ग्रीन वाटर पर डिपेंड है। और दूसरी जो फसल आपकी होती है वो इरिगेटेड, सिंचित क्षेत्र में होती है।
तो यहां जो सिंचित क्षेत्र है ये भी पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर नहीं है, ये भी दो तरह से निर्भर है। ये भी ग्रीन वाटर पर निर्भर है, ग्रीन वाटर पर, और दूसरा किस पर, ब्लू वाटर पर निर्भर है। ग्रीन और ब्लू वाटर पर मतलब जो वर्षा से जो जल प्राप्त हुआ और मृदा में जो संचित हो गया, मृदा के कणों के बीच में जो पाया जाएगा, वो भी इसमें यूज होता है। हालांकि ज्यादातर भाग में सिंचाई की जाती है, ब्लू वाटर यूज किया जाता है, लेकिन इसके लिए भी ग्रीन वाटर यूज किया जाता है। धान की फसल क्या एग्जाम्पल दिया है, उसमें क्या, धान की फसल में भी 35% जो जल का यूज किया जा रहा है वो आपका ग्रीन वाटर ही है। तो इट मींस क्या, ग्रीन वाटर का यूज रेनफेड एरिया के लिए भी जरूरी है और इरिगेटेड एरिया में भी इसका यूज होता है। बाकी जो है वो ब्लू वाटर इरिगेटेड एरिया में यूज होता है। तो अब होगा क्या, देखो, अब अगर एल नीनो होगा, एल नीनो आने से एक तो क्या हो जाएगा, मॉनसून जब देर से आएगा, मॉनसून देर से आने की वजह से इन क्षेत्रों में बुआई नहीं होगी, बुआई देर से होगी। अगर बुआई देर से होगी या समय पर नहीं होगी तो उत्पादन कम हो जाएगा रेनफेड एरिया में, विशेषकर इस क्षेत्र में जो पूरी तरह से वर्षा के जल पर निर्भर है। दूसरा क्या, जब इससे वर्षा कम हो जाएगी तो भी ये वाला रेनफेड एरिया ही प्रभावित होगा, क्योंकि इसके अगर हम प्रभाव देखें तो पहला क्या होगा, देर से आने से प्रभावित हुआ, दूसरा वर्षा की मात्रा कम हो गई, तीसरा जब तापमान बढ़ेगा और सॉइल मॉइस्चर, मृदा में मॉइस्चर कम हो जाएगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, प्लांट वृद्धि नहीं करता है और उसके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, मुरझा जाता है। तो इस वजह से पूरा का पूरा इस रेनफेड एरिया में पूरा उत्पादन कम हो जाएगा। और यहां से आपको मोटे अनाज विशेष रूप से मिलते हैं, कुकिंग ऑयल मिलता है, तो मोटे अनाज मुख्य रूप से प्रोटीन के और विटामिन के स्रोत है। तो इससे भारत की फूड सिक्योरिटी को तो खतरा उत्पन्न होगा ही होगा, न्यूट्रिशनल पोषण सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न होता है। तो ये क्षेत्र इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये तो हुआ आपका इस, लेकिन अगर मैं इरिगेटेड एरिया में बात करूं तो एल नीनो की वजह से अगर रेनफॉल कम होगा तो ब्लू वाटर भी कम हो जाएगा, साथ साथ ग्रीन वाटर भी कम होगा। तो इस क्षेत्र में भी उत्पादन जो होगा, प्रोडक्शन होगा, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे पूरी की पूरी खाद्य सुरक्षा ही खतरे में आ जाएगी। तो ये खरीफ के सीजन को देखो इस तरह से प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इस सीजन को प्रभावित कर रहा है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो समर तक बने हुए हैं, ग्रीष्म ऋतु तक बने हुए हैं, पश्चिमी विक्षोभ, और वो और मॉनसून जब एक साथ हो जाते हैं तो भयंकर वर्षा हो जाती है, भारी वर्षा हो जाती है, इंटेंस रेनफॉल होने लगता है, जो हमने अभी थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में देखा था। तो उससे फसलें खराब हो जाती हैं, इंटेंस रेनफॉल हो रहा, वर्षा की मात्रा में कुछ जगहों पर कमी देखने को मिल रही है और कुछ जगहों पर वृद्धि देखने को मिल रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो कुछ क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा है, कुछ में कम है, लेकिन जहां पर भी वर्षा ज्यादा भी हो रही है वहां पर भी इंटेंस रेनफॉल हो रहा है, मतलब कुछ ही समय में बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है। आपने इस साल पंजाब में, हरियाणा में देखा कि जब बरसात हुई तो बहुत अधिक मात्रा में बरसात हुई, लोगों की फसलें खराब हो गई। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, खरीफ की फसलों को नुकसान उत्पन्न हो रहा है। इंटेंस रेनफॉल बढ़ रहा है दिन ब दिन, क्लाउड बस्ट हो रहा है, बादल फट रहे हैं। तो ये सब परिघटनाएं हमें खरीफ के सीजन में देखने को मिल रही हैं, जिससे फूड सिक्योरिटी पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा इसने एक बात और कही, अब दूसरी बात उन्होंने कहा कि एल नीनो का रबी की फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दूसरा इन्होंने टॉपिक उठाया रबी की फसल। अब रबी जो क्रॉप होती है इसको नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में इसको बीजा जाता है, इसकी बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, जैसे सरसों हो गया, गेहूं हो गया। तो जब इनकी बुआई की जाती है तो अब इसके बाद आप अगर देखो कि इस काल में वर्षा नहीं होती, लेकिन वर्षा नहीं होगी तो यहां पर ग्रीन वाटर की उपलब्धता तो नहीं होगी, मतलब सॉइल के जो पार्टिकल के बीच में जो जल था वो तो प्लांट ले गया मॉनसून सीजन में ही। लेकिन अब जो ये शीतकाल का सीजन है इसमें वर्षा की मात्रा भारत में बहुत कम होती है। तो ये जो रबी की फसलें हैं ये पूरी तरह से लगभग किस पर डिपेंड करती हैं, ब्लू वाटर पर, मतलब जो हमारे रिजर्वोयर में पानी इकट्ठा है, बांधों में पानी है जिससे नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है, ग्राउंड वाटर है, या झीलों में से कुछ पानी वो यूज कर पाते हैं, या नदियों में से कुछ पानी वो यूज कर पा रहे हैं, उसका यूज किया जाता है किसमें, रबी की फसल में। तो अगर एल नीनो रहा और वर्षा की मात्रा मॉनसून काल में ही कम हुई तो रबी की फसल के लिए पानी और कम हो जाएगा। दूसरा, रबी की फसल के लिए जो
जल हमें थोड़ी बहुत मात्रा में, जो हमें मैं कहूं कि ग्रीन वाटर जो मिलता है, ग्रीन वाटर, अगर मैं उत्तर पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत की बात करूं तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मिलता है, पश्चिमी विक्षोभों से। पश्चिमी विक्षोभ ऐसे है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जो पश्चिम से आते हैं, भूमध्य सागर से आते हैं, या यूं को यूरोप के पास से वो आते हैं और भारत में शीतकाल में वर्षा करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि सॉइल में कुछ मॉइस्चर मिलता रहता है, जिससे प्लांट थोड़ी बहुत ग्रोथ करता है, जिसके अगर पानी की मान लो कमी भी हो तो वो उसको थोड़ा मोटा सप्लीमेंट कर देता है। लेकिन ग्रीन वाटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रभावित हो रहा है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हुआ है वो उसमें अब क्या देखने को मिल रहा है, नई प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ तो रहे हैं, लेकिन इनसे वर्षा की मात्रा जो है वो कम होती जा रही है। इस साल अगर देखें तो नवंबर में जो था, नवंबर में वर्षा की मात्रा कम थी, मार्च में भी वर्षा की मात्रा कम हुई, जनवरी फरवरी में भी ठीक ठीक हुई, लेकिन चक्रवात आ रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, लेकिन वर्षा की मात्रा कम हो रही है, जिसका एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, ये तापमान के अंतर पर डिपेंड कर रहे हैं, उच्च अक्षांशों के और निम्न अक्षांशों के, और तापमान में अंतर कम हो रहा है, जिससे ये कमजोर हो रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी कम हो रही है, इनकी तीव्रता कम हो रही है, जिससे वर्षा की मात्रा कम हो रही है। दूसरा, इनकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, ये ऊंचाई पर ज्यादा है, ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से जो वर्षा की बूंदें नीचे आएंगी भी, वो भी क्या हो जाती हैं, इवेपोरेट हो जाती हैं। तो वर्षा की मात्रा इससे क्या हो रही है, कम हो रही है, जिससे रबी की फसलों को नुकसान होता है। और अगर वर्षा की मात्रा कम होगी तो इससे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने से रबी की जो फसलें हैं, गेहूं की हुई, सरसों हुई, उसको विपरीत रूप से प्रभावित करती है। तो तापमान का बढ़ना गेहूं को और सरसों को भी प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, वो भी हमारे क्या कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब ग्रीष्म ऋतु तक बने हुए, अप्रैल मई तक भी बने रह रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार इंटेंस रेनफॉल, बहुत तेज वर्षा हो जा रही है और फसलें खराब हो जाती हैं। इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया है कि एल नीनो का क्या प्रभाव है नॉर्थ ईस्ट मानसून पर। देखो, नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून पर उसका क्या प्रभाव है। देखो, भारत में अगर मैं बात करूं तो उत्तरी पूर्वी मानसून इस क्षेत्र में प्रभावित करता है, तमिलनाडु के तट को और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश के तट को प्रभावित करता है, उत्तरी पूर्वी मानसून जो शीतकाल में आता है। तो एल नीनो की स्थिति में अगर एल नीनो हो तो ये इंटेंस हो जाता है, इससे वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, दक्षिणी भारत में इससे वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन उत्तरी भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करता है, जिसकी वजह से वर्षा की मात्रा कम हो रही है। तो एल नीनो का इस क्षेत्र पर तो प्रभाव पॉजिटिव है कि यहां वर्षा की मात्रा कुछ बढ़ जाएगी, लेकिन अगर वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो यहां पर भी वो क्या करेगा, फसलों को खराब करेगा। इसके साथ साथ इसने ये भी बताया है कि जो मध्य भारत है, मध्य भारत का काफी बड़े क्षेत्र में वाटर स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उसका रीजन यह है कि रबी की फसलों को वो सिंचाई का जल ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि देखो खरीफ के मौसम में तो सॉइल में मॉइस्चर अवेलेबल था, लेकिन रबी की फसल आते आते वो मॉइस्चर नहीं है, तो इसलिए आपको किस जल का यूज करना पड़ेगा, ब्लू वाटर का यूज करना पड़ेगा। अब जब ब्लू वाटर का यूज करते हैं तो जल की कमी उत्पन्न हो जा रही है। जो आगे ग्रीष्म ऋतु आएगी, जब वर्षा काल से पहले का जो समय होगा, तब वाटर स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो रबी की फसलों के लिए इस पूरे मध्य भारत में महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, आपके मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुछ प्रदेश, यहां पर रबी की फसल के लिए जल का अधिक उपयोग होने से वाटर स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है। दूसरा क्या हो रहा है, ये रबी की फसल के लिए जो ब्लू वाटर है उसका यूज कर दे रहे हैं, जिससे यहां पर वाटर स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इस मध्य भारत के बारे में भी इन्होंने इस पे डिस्कस किया है। तो ये सारे उन्होंने क्या बताए हैं, परिणाम बताए हैं और कारण बताए हैं। मेन रूप से अगर मैं कहूं तो इन्होंने 3 चीजों पर चर्चा की है। नंबर 1 तो उन्होंने एल नीनो पर बात की है कि एल नीनो का क्या प्रभाव है। इसमें हमने देखा खरीफ पर और रबी की फसलों पर क्या प्रभाव है।
और इन दोनों को प्रभावित कौन सा कर रहा है? दो तरह का वाटर कर रहा है, एक ब्लू वाटर और दूसरा ग्रीन वाटर। तो इसी के संदर्भ में सारी चर्चा है। इसके साथ साथ उन्होंने रबी की फसल पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव को भी बताया और एल नीनो के प्रभाव को भी बताया। तो ये पूरा का पूरा इसमें डिस्कस किया गया है। अब अगर और देखें तो इसमें बहुत बताया गया है कि आने वाले समय में जो हमें अब प्रवृत्तियां दिख रही हैं, ये नेचर आगे भी दिखेंगी। जो मौसम और जलवायु से संबंधित जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो आने वाले समय में भी दिखेंगे। वो ट्रेंड्स वो क्या बता रहा है? वो बता रहे हैं कि ये ट्रेंड है कि कुछ क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम देखने को मिलेगी। हीट स्ट्रेस की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। हीट स्ट्रेस मतलब तापमान ग्रीष्म ऋतु में काफी अधिक देखने को मिलेगा। मॉइस्चर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। मॉइस्चर स्ट्रेस का मतलब क्या? कि आपको मिट्टी में जल की कमी महसूस होने लगेगी, क्योंकि तापमान बढ़ेगा, वर्षा की मात्रा कम होगी, तो सॉइल में मॉइस्चर जो मृदा जल है वो कम हो जाएगा, अर्थात ग्रीन वाटर कम हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने देखा कि इंटेंस रेनफॉल अर्थात जो कम समय में बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, बादल फटने जैसी गतिविधियां, ये हमें देखने को मिलेंगी। इसका रीजन बताया गया है इंटेंस रेनफॉल का, कि होता क्या है कि जब तापमान बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो एयर की जो वायु है उसकी जलवाष्प को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और ऐसी वायु, जब ऐसी वायु का कहीं उत्थान हो जाए, उसका अपलिफ्टमेंट हो जाए, तो बहुत कम समय में अत्यधिक वर्षा हो जाती है और कई बार तो बादल फटने जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो ये ट्रेंड जो है ये आगे भी देखने को हमें मिलेंगे। एल नीनो की तीव्रता बढ़ने वाली है, सुपर एल नीनो जैसी परिघटनाएं देखने को मिलेंगी। तो उन सबका सामना करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कैसे अनुकूलन प्लान लाने होंगे, उस पर भी इसमें बताया गया है कि इसमें अडेप्टेशन प्लान्स पर हमें कैसे विचार करना होगा। तो इसमें कहा गया है कि हमें ऐसी योजनाएं लानी है जिसमें हम क्या करें, जिसमें हम ऐसी फसलों पर फोकस करें जो कम जल का यूज करती हैं, मतलब लेस वाटर इंटेंसिव हमें क्रॉप्स को यूज करना है। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, धान की जगह, गेहूं की जगह से हम किस पर शिफ्ट कर सकते हैं? मोटे अनाज पर, मिलेट्स पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। अर्थात ऐसी फसलें जो अधिक जल का यूज करती हैं, उनसे हम उन फसलों की ओर शिफ्ट कर जाएं जो कम जल की डिमांड करती हैं। उनमें सबसे प्रमुख क्या है? मोटे अनाज। इनसे क्या होगा? एक तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, प्लस हमारी पोषणता भी सुनिश्चित हो जाएगी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी हमारी क्या हो जाएगी? सिक्योर हो जाएगी। तो ये हमें काम करना है। दूसरा, हमें ऐसी फसलों पर फोकस करना है जिनका वर्धन काल छोटा हो, जिनका जो मैच्योर का पीरियड है, कम समय में पकने वाली फसलों पर हमें ध्यान रखना है, जिनका ग्रोइंग पीरियड है वो कम हो, 2 या 3 महीने में पककर तैयार हो जाए, तो वो पानी की डिमांड क्या करेंगी? कम करेंगी। तो ऐसी फसलें जिनका ग्रोइंग साइकिल या जिनका वर्धन काल जो होता है, जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो कम हो। तो दूसरा ये। तीसरा, हम ऐसी वैरायटीज पर बात करें, ऐसी वैरायटीज लाएं जो परंपरागत हमारे जो खाद्यान्न है उनकी, जैसे गेहूं की, धान की, ऐसी वैरायटीज को डेवलप किया जाए जो जल की डिमांड को ही क्या करें? कम करें। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम ऐसी फसलों को उत्पादित कर सकते हैं, ऐसी नई वैरायटीज को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पर भी काम करना होगा, जिस पर हम काफी कुछ कर चुके हैं या कर भी रहे हैं, कि एल नीनो की पूर्व चेतावनी दे देना, जिससे क्या होगा? किसान उस तरह की फसलों को उत्पादन करेंगे जिन्हें क्या होगा? कम जल की आवश्यकता होगी। अगर ला नीना की कंडीशन है तो वो ऐसी फसलों को उपजा सकते हैं जिनमें जल की मांग अधिक हो, लेकिन एल नीनो की चेतावनी होगी तो वो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे कि हमें किस तरह की फसलों को लगाना है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि हमें इसे कम करने के लिए या हमें फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए हमें बांधों का भी मैनेजमेंट करना होगा। जो डैम्स हैं इनका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, ताकि हम क्या करें? बाढ़ को रोक सकें। क्योंकि इनसे एकदम से जब जल छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है और क्रॉप्स का विनाश हो जाता है, पूरा का पूरा फ्लड की कंडीशन हो जाती है, जिससे किसानों की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, फसलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे खाद्य सुरक्षा विपरीत रूप से प्रभावित होगी। तो हमें इनके मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है। तो इस तरह के उपायों को इस
पूरे आर्टिकल में बताया गया। तो पहला तो हमें ऐसी क्रॉप्स पर जाना है जो जल की डिमांड कम करती है। दूसरा, हमें बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसी वेराइटीज को विकसित करना है जो परंपरागत फसलों में है कि वो कम जल का यूज करें। तीसरा, हमें यह काम करना है कि हमें ऐसी फसलों को उपजाना है जिनका ग्रोइंग पीरियड बहुत कम हो, जिनका जेस्टेशन पीरियड बहुत ही कम हो। चौथा, हमें बांधों का मैनेजमेंट करना है ताकि बाढ़ ना उत्पन्न हो सके। और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर भी हमें काम करने की जरूरत है, जो हमें एडेप्टेशन प्लान्स में हमें इन पर काम करना है। तो ये पूरा का पूरा बताया है। और ये भी बताया है कि अगर वाटर स्ट्रेस की कंडीशन उत्पन्न होती है तो कौन कौन सी चीजें प्रभावित होंगी। अगर मान लो कि एल नीनो है और एल नीनो की वजह से वर्षा की मात्रा कम हो जा रही है, तो सबसे पहले प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा होगा? एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र। फिर उससे कौन प्रभावित होगा? किसान, उनकी इनकम प्रभावित होगी, उनकी फसलें नष्ट होने की वजह से। इसके अलावा हमारी फूड सिक्योरिटी प्रभावित होगी, फूड सिक्योरिटी प्रभावित हो जाएगी। इसके अलावा हमारी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी प्रभावित होगी। इसके साथ साथ क्या होगा? पेयजल का संकट उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि विभिन्न राज्यों के मध्य नदी जल विवाद के संकट उभरने लगते हैं, या वो विवाद ज्यादा उभरने लगते हैं। क्योंकि जब जल संकट है, वर्षा की मात्रा कम है, तो ऑलरेडी नदियों में जल की मात्रा कम है, जिसकी वजह से स्टेट्स में, राज्यों में आपसी टकराव होने लगता है। तो यह स्थिति भी उत्पन्न इससे हो सकती है। इससे फूड इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये सारे इसके परिणाम सामने निकल कर आएंगे। तो ये पूरा का पूरा इस आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ था, जिसमें बताया था कि किस तरह से जो क्लाइमेटिक फेनोमेना है, जो जलवायु परिघटनाएं हैं, वो फूड सिक्योरिटी को प्रभावित कर रही हैं। कैसे एल नीनो के माध्यम से, कैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के माध्यम से ये प्रभावित हो रहा है, और फिर हमें क्या उपाय करने हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। तो पूरा इसमें डिस्कस किया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।